सुप्रभात बच्चों, मैं सुनीता झा हिंदी व्याकरण के नए कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग शब्द विचार पढ़ेंगे जो व्याकरण का वर्ण विचार के बाद की अगली कड़ी है। सबसे पहले जानते हैं कि शब्द होता क्या है। हम लोग अभी तक हमने पढ़ा वर्णों को। अब वर्ण जब बहुत सारे वर्ण एक साथ मिलते हैं और उसका कोई अर्थ होता है तो वो कहलाता है शब्द। यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ है वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। सार्थक का मतलब तो आप जानते होंगे बच्चों, सही अर्थ वाला, जिसका कोई अर्थ होता हो। यानी कि अगर वर्णों के मेल का जो कोई अर्थ ना निकले तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे उदाहरण में मैंने यहाँ लिखा है कमल। कमल हम जानते हैं एक फूल है। पवन यानी हवा, कपड़ा जो हम पहनते हैं। लेकिन चाय के साथ बोला जाने वाला वाय कोई शब्द नहीं होता। ल म क जैसा कोई शब्द नहीं है। इसलिए ये वर्णों का समूह होते हुए भी शब्द नहीं कहलाता। ठीक है बच्चों, ये शब्द नहीं है बल्कि जिनका अर्थ होता है सिर्फ वही वर्णों के समूह शब्द कहलाते हैं। अब हम आते हैं पद। पद कहलाता है, पद कहते हैं शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। जब एक वाक्य में वही शब्द डाल दिया जाता है तो वो पद कहलाता है। कारण पद जो होता है वो वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ उनका रूप भी परिवर्तित होता है। जैसे अगर यहाँ पे मैं लिखूं कि कमल सुंदर है तो यहाँ पे कमल बच्चा भी हो सकता है, फूल भी हो सकता है। कपड़े, आप देखिए कपड़ा शब्द बन गया कपड़े, यानी वचन में उसके बदलाव आया। इसलिए वह शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वो क्या कहलाने लगते हैं? पद। ठीक है बच्चों, अब जानते हैं शब्द के भेदों को। शब्द को चार आधार पर बांटा गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, जो शब्द हम लोग बोलते हैं उनका अर्थ कैसा है और कितनी तरह का होता है उसके आधार पर इनको बांटा गया। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, ये पहला, ये दूसरा। तीसरा रचना के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। ठीक है बच्चों, अब मैं बारी बारी से इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझाती जाऊंगी। अर्थ के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया। बिल्कुल यहाँ जो मैंने समझाया वही चीज, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। यानी सार्थक मतलब जिनका अर्थ होता हो और निरर्थक का मतलब जिनका कोई अर्थ ना निकले। इनको इसमें सार्थक को चार भागों में बांटा गया जो हम बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। एक एकार्थी शब्द जिनका सिर्फ एक ही अर्थ होता हो जिन शब्दों का। अनेकार्थी शब्द जिनके बहुत सारे शब्द निकलते हैं, जैसे फल का अर्थ होता है खाने वाला फल और दूसरा परिणाम। तीसरा समानार्थी शब्द, दो अलग अलग शब्दों का एक ही अर्थ होना, जैसे आकाश और गगन का एक ही अर्थ होना जिसको पर्यायवाची भी कहते हैं। उसके बाद है विपरीतार्थी यानी उल्टे शब्द, विलोम शब्द। ये सब तो हम लोग जानते आए हैं। और निरर्थक शब्द का कोई भेद नहीं होता क्योंकि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद आते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद है रचना के आधार पर। रचना यानी बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। चौथा है प्रयोग के आधार पर। विकारी, प्रयोग के आधार पर दो भागों में बटा है, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कहलाते हैं जिनमें बदलाव आता हो, वाक्य के अनुसार, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार जिनमें बदलाव आता हो वो कहलाते हैं विकारी शब्द। तो संज्ञा में भी बदलाव आते हैं, सर्वनाम में भी आते हैं, विशेषण और क्रिया में भी बदलाव आते हैं। संज्ञा में आप देख सकते हैं कि बच्चा है तो जब वो बहुवचन में होता है तो बच्चे बन जाते हैं यानी बदलाव आता है। सर्वनाम में बदलाव आता है, वह बहुवचन में वे हो जाता है। विशेषण में बदलाव आता है, लंबा पुल्लिंग के लिए और लंबी स्त्रीलिंग के लिए आप बदलाव देख रहे हैं, हर शब्द में आ रहा है। उसी तरह क्रिया में जाना बन जाता है, जाता है या जाती है, जाते हैं। यानी यहाँ लिंग और वचन दोनों के अनुसार इनका रूप बदल रहा है। यानी जो भी अपना रूप बदलते हैं, जो भी शब्द, वो आते हैं विकारी शब्दों में। दूसरा है अविकारी। अविकारी का मतलब हुआ जिसमें किसी तरह का विकार या बदलाव ना होता हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी काल में हो, उनका रूप नहीं बदलेगा।
जैसे क्रिया विशेषण, यानी तेज दौड़ता है। तो तेज दौड़ता जो है वो लड़की के लिए भी बोलेंगे तो तेज दौड़ता है, बहुवचन में भी बोलेंगे तो बोलेंगे तेज दौड़ते हैं, यानी इसका रूप नहीं बदलता। उसी तरह संबंध बोधक, मैं पिताजी के साथ घूमने गया, मेरे साथ मेरा भाई गया, तो ये साथ जो है उसका रूप नहीं बदला। समुच्चय बोधक यानी कि और, अथवा, या, इनका रूप किसी भी लिंग और वचन में नहीं बदलता। उसी तरह विस्मय आदि बोधक, वाह, अरे, छी, इनका रूप किसी भी हालत में नहीं बदलता। निपात यानी तक, भी, सिर्फ, केवल आदि शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता। इनका अलग अलग चैप्टर ही आपके बुक में दिया गया है बच्चों, और इनका भी। तो इनका विस्तृत ज्ञान हम उन चैप्टर के साथ लगातार पढ़ते हुए जानेंगे। तो इनको अभी फिलहाल मैंने संक्षेप में आपको समझा दिया क्या है, और ये हम लोग अब जब इनकी बारी आएगी चैप्टर्स की, इस पार्ट की, तब हम लोग इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल मैं इनके बारे में आपको बताऊंगी। पहला है अर्थ के आधार पर, जो मैंने अभी बताया, एक अर्थी, केवल एक अर्थ वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनका कोई और दूसरा अर्थ नहीं होता। जैसे पहाड़, पहाड़ का अर्थ हमेशा वही होगा जो पत्थरों और चट्टानों से बना हुआ एक ऊंचा स्थान है, वही। आकाश, आकाश का भी कोई दूसरा अर्थ नहीं होता। अनेकार्थी शब्द, एक से अधिक अर्थ वाले शब्द। कई ऐसे शब्द हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं लेकिन उनका प्रयोग वाक्य के अनुसार उनका अर्थ अलग हो जाता है। जैसे अंबर है, अंबर का अर्थ कपड़ा भी होता है, आकाश भी होता है। जैसे पीतांबर अगर हम बोलते हैं तो पीतांबर यानी पीले वस्त्रों वाले, लेकिन जब हम बोलते हैं अंबर काले मेघों से ढक गया है, तो यहाँ पर अंबर क्या हो जाएगा, आकाश। बिल्कुल उसी तरह जल, जल का मतलब होता है पानी, लेकिन जब मैं ऐसा बोलूं कि उसका हाथ जल गया, तो यहाँ जलने का अर्थ क्या होगा, पानी तो नहीं होगा, जलना होगा। यानी कि एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ हैं। उसके बाद है पर्यायवाची शब्द, जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी कई ऐसे अलग अलग शब्द जिनका एक ही अर्थ होता हो। इन्हें समानार्थी इसीलिए कहते हैं, समान अर्थों वाला। समान अर्थ देने वाले अनेक शब्द, जैसे जल का मतलब जल ही, पानी, नीर, जल, वारी, सब एक ही अर्थ देता है। आकाश, अंबर, गगन, आसमान, ये सब एक ही अर्थ देता है, तो ये कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द। उसके बाद है विलोम, विपरीतार्थी, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द। जैसे आकाश, उसका उल्टा क्या है, पाताल, जल, अग्नि, ऊपर, नीचे। तो ये हो गए अर्थ के आधार पर जो चार भागों में बांटे गए हैं। ठीक है बच्चों। अब दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब होता है जन्म। जन्म के आधार पर शब्द को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्सम, संस्कृत के ऐसे शब्द जो रूप बदले बिना हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। बहुत सारे शब्द अभी भी ऐसे हैं संस्कृत के जिनको हम हिंदी में प्रयुक्त करते हैं। जैसे छात्र, छात्र संस्कृत का शब्द है और हम लोग हिंदी में भी प्रयुक्त करते हैं। शिक्षक, शिक्षक संस्कृत का शब्द है, हिंदी में प्रयुक्त होता है। गगन, प्रातः, प्रकाश, जल, ये सब क्या है, संस्कृत के शब्द, और ये हिंदी में जैसे कि तैसे प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। अगला है तद्भव, संस्कृत के ही शब्द जो थोड़े से अपभ्रंश के साथ, थोड़े से बदलाव, परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वो शब्द कहलाते हैं तद्भव। जैसे अग्नि को हम लोग क्या बोलते हैं, आग। जैसे सत्य, सच। जैसे प्रस्तर, पत्थर। तो इस तरह के शब्द जो हैं वो कहलाते हैं तद्भव। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे आते हैं देशज। देशज, देश और ज, दो चीजों से मिलकर बना है, संधि। ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला। जैसे पंकज, पंक जोड़ ज। जैसे नीरज, नीर जोड़ ज, जल में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला। उसी तरह है देश में जन्म लेने वाला, देशज। यानी वैसे शब्द जो क्षेत्रीय बोली या भाषाओं से, हमारी जो अपने गांव में, देहात में अलग अलग भाषाओं में जो शब्द आते हों, उन शब्दों को जो हिंदी में प्रयुक्त किया जाने लगा है वे कहलाते हैं देशज शब्द। जैसे लोटा, पेट, डिब्बा, टंगड़ी आदि, डोरी, ये सब देशज शब्द होते हैं। ठीक है बच्चों। आगे है विदेशी। विदेशी शब्द जिनके बारे में मैंने बताया था आगत ध्वनियों के समय।
यानी विदेशी शब्द वो होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं, उनको अडॉप्ट किया गया है। कुछ ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं के हैं, हमें तो अब समझ में ही नहीं आता कि वो हिंदी है भी या कोई और भाषा है। जैसे किताब, हम लोग इतनी आसानी से किताब बोलते हैं कि हमें लगता है ये हिंदी का ही शब्द है, लेकिन ये हिंदी शब्द नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर, कॉलेज, कॉपी, किताब, चॉकलेट, ये सब चीज क्या है, हिंदी के शब्द नहीं है। कागज हिंदी के शब्द नहीं है, लेकिन हम इन्हें हिंदी में प्रयुक्त करते हैं, तो वही शब्द कहलाते हैं विदेशी। पांचवा है संकर शब्द। जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं। संकर मतलब होता है हाइब्रिड, मतलब दो अलग अलग चीजें मिलकर एक नई चीज का निर्माण करें, तो वो कहलाते हैं संकर। तो उसी तरह यहाँ पर दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलते हैं और एक नए शब्द को बनाते हैं। जैसे मैंने बताया कि किताब विदेशी भाषा है और घर हिंदी भाषा, तो किताब और घर मिलकर क्या बन गया, किताब घर। सिनेमा और घर, ये दोनों मिलकर क्या बन गए, सिनेमा घर। जैसे अंग्रेजी का रेल, हिंदी का गाड़ी, रेलगाड़ी, संस्कृत का वर्ष, हिंदी का गांठ, वर्षगांठ। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक हो जाता है हिंदी संस्कृत और घर हो जाता है हिंदी, तो पुस्तक घर भी कहलाएंगे संकर शब्द। अगला है रचना के आधार। रचना मतलब बनावट। अब इनकी बनावट, शब्दों के बनावट के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया। पहला है रूट शब्द। रूट शब्द का मतलब होता है ऐसे सामान्य शब्द जिनका सिर्फ एक ही अर्थ निकलता हो और उनको अगर तोड़ा जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मतलब अलग अलग होने के बाद उनके टुकड़ों का कोई सार्थक अर्थ नहीं रहेगा, जिन शब्दों के सार्थक खंड या टुकड़े न किया जा सके। जैसे घर, घर को अगर हम लोग अलग अलग करते हैं, घ और र, तो न घ का कोई मतलब होता है न र का। उसी तरह पानी, उसी तरह कमल, उसी तरह नमक, इनको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगला है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द दो रूढ़ शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन जब वो मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं आपस में, तो भी उनका दोनों अलग अलग शब्दों का अर्थ विद्यमान रहता है, उसी रूप में रहता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ विद्या जोड़ आलय, विद्या का मतलब होता है ज्ञान और आलय का मतलब होता है घर। तो जब ये जुड़ जाता है विद्यालय, तो भी इसका समान ही वही अर्थ होता है, कुछ बदलता नहीं है इसमें। पुस्तक आलय, पुस्तक और आलय दोनों जब मिलते हैं तो भी उनका एक ही अर्थ होता है। पुस्तक का मतलब किताब और आलय का मतलब घर, जहाँ किताबों का घर हो। उसी तरह है रसोई घर। रसोई खाना, भोजन, और घर जगह, आप जानते ही हैं, तो जो जगह खाना बनाने वाला हो, रसोई घर का भी वही मतलब निकलता है। यानी कि दोनों शब्द मिलने के बाद भी अपने मूल अर्थ से जुड़े रहते हैं। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ये भी दो रूढ़ शब्दों से मिलकर ही बनते हैं, लेकिन जुड़ने के बाद उनका सामान्य अर्थ ना रहकर कुछ विशेष अर्थ पैदा हो जाता है, कुछ खास अर्थ बन जाता है। जैसे हिम जोड़ आलय, हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है घर, लेकिन जब जुड़ जाता है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बर्फ का घर, यानी आप फ्रिज को हिमालय नहीं बोल सकते, ना ही आप कोल्ड स्टोर को हिमालय बोल सकते हैं। न ऐसे बहुत से पहाड़ हैं जिन पर बर्फ होते हैं, लेकिन आप हर पहाड़ को हिमालय नाम नहीं देते। हिमालय सिर्फ एक ही पहाड़ का नाम है। यानी यहाँ पर हिम और आलय दो अलग अलग एक अपने अर्थ से यहाँ पर बिल्कुल अलग बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ विष धर, विष का मतलब होता है जहर और धर का मतलब होता है धारण करने वाला। तो विष जो है सो कितने लोग धारण करते हैं? चींटी के पास भी विष होती है, मधुमक्खी के पास भी विष होता है, सबके पास विष है ना, बिच्छू के पास भी होता है, लेकिन विषधर सिर्फ सांप को बोला जाता है। यानी कि इनका एक विशेष अर्थ हो गया। अब अगर आप हाथ में वीणा ले लें तो मैं आपको वीणा पानी नहीं बोल सकती, क्योंकि वीणा पानी सिर्फ कौन है? सरस्वती। यानी कि वीणा का मतलब तो वाद्य यंत्र है और पानी का मतलब हाथ, लेकिन जुड़ने के बाद उसका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। मुरलीधर, हर मुरली बजाने वाले को मुरलीधर नहीं कहते, मुरलीधर कहा जाता है सिर्फ कृष्ण को। लंबोदर, सब बड़े पेट वाले को आप लंबोदर नहीं कहते, लंबोदर सिर्फ गणेश ही कहे जाते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।
उसी तरह है चारपाई, 4 पैरों वाला। तो क्या आप गाय को, बैल को आप चारपाई बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। चारपाई सिर्फ खाट को बोला जाता है, कुर्सी को भी नहीं बोल सकते चारपाई, है ना। अब आगे बढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर, जो कि मैंने बहुत विस्तार से समझा दिया। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, काल आदि के कारण बदलते हो। ये मुख्य कितने हैं? 4 हैं। संज्ञा, सर्वनाम आदि का रूप बदलते रहता है। जैसा काल हो, यानी भूतकाल में चला गया तो भी रूप बदलता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में रूप बदल जाता है। एक वचन बहुवचन में रूप बदलता है। लेकिन अविकारी शब्द जो दूसरा है, अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप किसी परिस्थिति में ना बदले, किसी भी हालत में इनका रूप नहीं बदलता। बच्चों ये मुख्य कितने हैं? ये भी मैंने आप लोगों को बताया था 5, जो है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात। इनका रूप किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, चाहे को किसी भी लिंग में हो, किसी भी वचन में हो, किसी भी काल में हो, ये एक ही रूप में बने रहते हैं। तो बच्चों अभी हमने शब्द विचार को बहुत विस्तार से जाना, इसलिए मैं धीरे धीरे इनका एक एक भाग लेकर आऊंगी। विकारी शब्दों का पहले, फिर अविकारी शब्द। तो अब जल्दी ही मिलती हूँ आपसे नए विषय के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।